हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी, राजस्थान सरकार ने वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा का 31वां अध्याय, जिसका भाग 2 आज हम देखने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे शुक्राणु पूर्व का निर्माण व स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी सर्टोली सेल्स थी या हमारी सेमनीफोरस ट्यूब्यूल्स थी, उसके अंदर स्पर्म्स का निर्माण कैसे होता है। स्पर्मेटोगोनियम जो था उसमें क्या क्या डिवीज़न होते हैं, कौन कौन से विभाजन होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म्स का निर्माण होता है या शुक्राणु का निर्माण होता है। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। शुक्राणु पूर्व का निर्माण या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, यह प्रक्रिया जंतुओं में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात शुरू होती है। लैंगिक परिपक्वता यानी कि इसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद प्राइमोर्डियल या आधे जनन कोशिकाएं, ठीक है, से स्पर्मेटिडों का निर्माण 3 चरणों में होता है। ठीक है, अब वो 3 चरण अपन पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं समझाऊंगी खुद। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में, पहले समझेंगे ताकि चीजें और अच्छी हो जाएगी। क्लियर? यहां पर देखो, अपन ने क्या करा था, सेमिनिफेरस, ठीक है, ट्यूब्यूल्स थी। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी हमारे पास, आ गई। इसके अंदर हमारे पास क्या था, ठीक है, इसको हम बोल रहे थे स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ठीक है, यहां तक अपन ने देख लिया था। मैंने कहा था अब समझाऊंगी बाद में, तो स्पर्मेटोगोनियम तक अपन ने देख लिया था, हाँ या ना। अब क्या होगा बच्चों, सुनो, अब अपन क्या कर रहे हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करा रहे हैं। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण करवा रहे हैं। क्या होगा शुक्राणुओं का निर्माण, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, ये कोशिका मैंने यहां ले ली। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम, और आपको पता है ये कैसी है, हमने बोला था द्विगुणित कोशिका से अगुणित युग्मकों का निर्माण, यही बोला था। तो युग्मक कैसे होंगे, शुक्राणु क्या है, N है, तो हमें क्या करना है, 2N से N बनाना है। तो स्पर्मेटोगोनिया है, ये कैसी होगी, हमेशा द्विगुणित होगी, 2N होगी। तो शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा, स्पर्मेटोगोनियम है, ये कैसी है, 2N है, कैसी है, 2N है। अरे ये गलत हो जाएगा ना, फिर 2 कोशिकाएं दिखने लग जाएगी तुम्हें। ये कैसी है, 2N है। क्लियर बात, 2N है, यहां तक समझ में आया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ माइटोसिस। क्या हुआ, इसमें हुआ समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन होते ही इसमें क्या बने, हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम में समसूत्री विभाजन, समसूत्री यानी कि संख्या में कैसे रहेंगे, समान। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे वो कैसे होंगे, ये भी कैसे होंगे, 2N होंगे, हाँ या ना। तो ये जो बनेगा ये कैसे बनेगा, ये भी 2N ही बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी क्या है, 2N ही है। क्लियर बात। अब क्या होगा, अब प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस 2N में मियोसिस, ठीक है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री
सूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। दो होते हैं, आपको पता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, आपको पता है ना। सेल डिवीजन जिसने नहीं पढ़ा है 11th क्लास में चैप्टर है हमारा, वो आप जरूर देख लीजिएगा, मेरा ही वीडियो है, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन पहला हुआ तो 2n हुआ, तो यहाँ पर अपने पास क्या हुई, 2 कोशिकाएं आ गई, 2 कोशिकाएं आएगी। ये जो कोशिकाएं हैं ये कैसी होगी बच्चों, n, ये कैसी होगी n, क्यों, 2n में अपन ने क्या करवाया है, मियोसिस, अर्धसूत्री, यानी कि संख्या आधी हो जाना, आधी हो गई, कैसी हो गई, 2n हो गई। ठीक है, अब क्लियर है, 2n आ गई, हमारे पास nn आ गया। अब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या बोलेंगे इसको अपन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, ये कैसी होगी, n। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा बच्चों, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, ठीक है, मियोसिस सेकंड होगा। और आपको पता है जो मियोसिस सेकंड होता है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है। ये लाइन कहीं मेंशन कर लो यदि आपने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है तो। जो मियोसिस सेकंड होता है वो जो अपना वो होता है, मतलब जो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है दूसरी बार में। तो यहाँ पर जब nn हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन 2 हुआ, ठीक है, और इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो अपने पास क्या आ गया, n n n n, 4 स्पर्मेटिड्स आ गए अपने पास, क्या आ गए, 4 स्पर्मेटिड, ठीक है, ठीक है, 4 स्पर्मेटिड्स आ गए। हमने क्या किया, वापस से देख लो बच्चों, यहां तक का शुक्राणु जनन का निर्माण करवा रहे हैं अपन, कैसे, हमारे पास टेस्टिस थी, टेस्टिस में हमारे पास क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी बहुत सारी, उस ट्यूब्यूल्स में से हमने एक ट्यूब्यूल उठाई और उस ट्यूब्यूल में हमने क्या देखा, उसका आंतरिक संरचना देखा। उस आंतरिक संरचना में अपन में स्पर्गोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम देखा। स्पर्मेटोगोनियम को हमने यहाँ लिया, ठीक है। इस स्पर्मेटोगोनियम कैसी है, द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित कोशिका है। द्विगुणित कोशिका में हमने सबसे पहले करवाया समसूत्री विभाजन, जिससे हमें कोशिका मिली। कोशिका कैसी हुई, क्योंकि हमने समसूत्री विभाजन करी है तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, तो ये 2n थी, 2n ही रहेगी। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हमने क्या करवाया, हमने करवाया अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। इससे क्या हुआ, इनकी संख्या अब आधी रह गई, n। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हम करवाएंगे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जो कि समसूत्री विभाजन के बराबर रहता है, यानी कि जो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ होगी वही गुणसूत्रों की संख्या यहाँ रहेगी, कोई भी गुणसूत्रों में छेड़छाड़ नहीं होगी। तो यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर n। भाई सेल्स का डिवीजन हुआ है तो ये 4 हो गई हैं, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान रही है। क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो होता है समसूत्री विभाजन की भांति कार्य करता है। ये हमारे पास आ गए स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब क्या होगा, पीछे चलेंगे, यहां पर अपने पास स्पर्मेटोगोनियम था, फिर ठीक है, ये क्या आ गया हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n, ठीक है, यहां पे विभाजन करा दो। फिर इस 2n से हमने क्या किया, हमने बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये क्या हो गए, nn हो गए, है ना। फिर इसमें भी हमने क्या करवाया,
अब हमारे पास क्या आ गए, स्पर्मेटिड्स, ये लो, ठीक है, ये आ गए हमारे पास स्पर्मेटिड्स, आ गए स्पर्मेटिड्स आ गए। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस स्पर्मेटिड्स तक, अब अच्छे से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है नीट के लिए भी और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। क्या हुआ कि जो तुमने स्पर्मेटोगोनिया लिया है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्मेटिड्स, ठीक है, इंग्लिश में लिख रही हूं, स्पर्मेटिड्स, यहां तक की जो प्रक्रिया है, सुन लो अच्छे से, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्मेटिड्स, यहां तक बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है, यहां तक बनने की जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं स्पर्म मियोजेनेसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगी, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनाने तक की प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगी, ठीक है। और इस स्पर्मेटिड के बाद में क्या होंगे, एक अच्छे वाले शुक्राणु बनेंगे जिसका अच्छा सा आकार होगा। कैसा आकार होगा, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का ही होता है, आप इस तरीके से बना लो, ठीक है। ये जो हमारे शुक्राणु आए हैं, ये शुक्राणु बन गए अपने स्पर्मेटो, जो स्पर्मेटिड्स है उसके बाद हमारे शुक्राणु बन गए अच्छे वाले। ये शुक्राणु है, यानी कि ये स्पर्म्स भी हैं, इनको अपन स्पर्म्स भी कहते हैं, या फिर अपन इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्म को अपन स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, इनकी भी क्या संख्या है, n, ठीक है। ये हकीकत में क्या है, नर युग्मक है शुक्राणु। इस बनने की, अब क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। ओ सॉरी, क्या कर दिया मैंने, हाँ सही तो है, ठीक है। क्या बनेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, यहां लिख रही हूं एक बार, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि हमारे पास क्या है, किसका निर्माण हुआ है, शुक्राणु का, शुक्राणु का निर्माण है ना, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। और अपन बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। अब क्या हुआ, यहां तक अपने पास स्पर्मेटिड आ गए। अब ठीक है, क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वहां पर जो शुक्राणु है वो ऐसे धसे रहते हैं। यहां पर ये शुक्राणु जो है वो परिधि की तरफ ऐसे धसे रहते हैं, ठीक है, धसे रहते हैं। अब क्या होगा, यहां पर अब शुक्राणु में चेंजेस आएगा, विभेदन जरूरी है। क्यों, क्योंकि मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। मूवमेंट नहीं होगा तो ओवरी को पेनिट्रेट कैसे करेगा, मतलब उस अंडाणु को भेदेगा कैसे, ठीक है। फिर कैसे एक बच्चे का जन्म होगा, तो शुक्राणु को तो मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मोटाइल होना ज़रूरी है, अच्छी गति होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, शुक्राणु में विभेदीकरण होगा, यानी कि क्या होगा, उस शुक्राणु का जो है वजन कम होगा, उसका भार कम करेंगे, भार कम करने के साथ साथ उसका आकार चेंज करेंगे, आकार चेंज करने के साथ साथ उसमें क्या होगा कि एक डिस्टल सेंट्रोमियर होता है, उसमें चेंजेस आता है, ठीक है, अरेंजमेंट चेंज होगा। उसकी जो पूंछ होगी वो जब बनेगी तो बहुत ज़्यादा गतिशील होगी, ताकि वो इजीली अंडाशय को भेज सके,
ठीक है। जो अंडाणु बनेगा, जो अंडाणु होगा उसको आराम से क्या कर सके, जो एग सेल्स होती हैं उसको आराम से भेद सके। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब अपन रीड करेंगे हमारा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। शुक्राणु पूर्व का निर्माण व स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु का निर्माण, और स्पर्मेटिड का निर्माण स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर। तो यहां तक अपना हो गया था, ये हमने देख लिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। ये लो, मैं आराम से हट जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने ये वाले स्टेप किया, फिर नेक्स्ट, फिर हमने ये वाला स्टेप किया, फिर अब हम आएंगे गुणन अवस्था में, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब जो हमने क्रिया कर चुके हैं उसको हम शब्दों का रूप दे रहे हैं। अविभेदित आद्य जनन कोशिकाएं यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स सतत सूत्री विभाजन के द्वारा, यानी कि अब मैंने क्या करवाया है, इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या करवाया है, समसूत्री विभाजन कराया और एक सेल बनाई है। यही करा है कि आजनन सतत सूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं का निर्माण किया, जिन्हें हमने शुक्राणु मात्रक या फिर पुमणु जनन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या हुआ हमारा, स्पर्मेटोगोनिया हुआ। ये कौन सी है हमारी, ये हो गई हमारी गोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम करवाया। स्पर्मेटोगोनियम द्विगुणित कोशिका होती है। स्पर्मेटोगोनियम कैसे होती है, 2n ही होती है। वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज, गुणन अवस्था के अंतिम विभाजन के पश्चात, ठीक है। गुणन अवस्था में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो अंतिम विभाजन के पश्चात जनन कोशिकाओं से पोषण प्राप्त कर, जनन कोशिकाओं से क्या होगा, सर्टोली सेल से मिलता है पोषण, तो सर्टोली सेल से अपन को क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। स्पर्मेटोगोनिया कुछ आकार में 2 गुनी हो जाती है। अब क्या हुआ, 2n है, अब अपन इसको n बनाएंगे, n बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक हम बोलेंगे शुक्राणु जनन कोशिकाएं। ये देख सकते हो यहां पर स्पर्मेटोगोनियम 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, लिखा हुआ है अपने पास, कलर चेंज कर लूं। ये है हमारा स्पर्मेटोगोनियम जो हमने लिया। फिर 2n में हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये है हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये रही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। शेष स्पर्मेटोगोनिया शुक्रजन नलिकाओं से अतिरिक्त भंडार के रूप में रहती है। और जो देखो, जो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सेल्स, ये जो है सेल्स जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, बहुत सारी बनती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी जो कोशिकाएं हैं वो शुक्राणु जनन में कार्य करें, मतलब सारी कोशिकाएं स्पर्म बनाएं, ऐसा नहीं होता है। कुछ कोशिकाएं भंडार के रूप में पड़ी रहती है, ठीक है, कुछ कोशिकाएं भंडार के रूप में पड़ी रहती है। तो शेष स्पर्मेटोगोनिया शुक्रजन नलिकाओं में अतिरिक्त भंडार के रूप में रहती है वृद्धि प्रावस्था में, ठीक है, सबसे लंबी प्रावस्था होती है। और आपको पता होना चाहिए जो ग्रोथ फेज है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं बनने में समय तो लगेगा, बहुत सारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रही है, हमारा विभाजन हो रहा है, तो तुमको क्या लगता है कि वो ऐसे ही हो जाएगा, वक्त तो लगेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ फेज है, ये जो ग्रोथ फेज है, ये कैसी होती है, लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। तो सेकेंडरी, अब क्या होगा, हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनाएंगे अपन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। परिपक्वन अवस्था, मैचुरेशन फेज, ठीक है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में अब अर्धसूत्री विभाजन होगा प्रथम, ठीक है। विभाजन द्वारा 2 अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स निर्मित होते हैं। क्या होगा हमारे पास, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हुए, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी अपन क्या करेंगे, मियोसिस सेकेंड करवाएंगे। मियोसिस सेकेंड करवाते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन को क्या मिलता है, स्पर्मेटिड्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे अपन को, स्पर्मेटिड्स, ये देखो लिखा हुआ है, स्पर्मेटिड्स मिले। स्पर्मेटिड्स तक की क्रिया क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है, परिणाम स्वरूप प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में
2 स्पर्मेटिड निर्मित होते हैं, अर्थात एक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 अगुणित स्पर्मेटोसाइट्स निर्मित होते हैं। 2, ठीक है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड मिले, 1 2 3 4। क्लियर बात। अब है शुक्रजन शुक्राणु पूर्व का विभेदीकरण। अब अपन क्या बोलते हैं, विभेद करना, यानी कि अब जो हमारे पास ये आया है, अब जो हमारे पास ये जो स्पर्म आया है, ठीक है, ये रॉकेट जैसा लग रहा है, ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये जो स्पर्म आया है, अब उसमें हम क्या करेंगे, विभेदन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो गतिमान हो सके, उसका आकार सही हो सके। आकार अच्छा नहीं होगा तो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं करेगा, जल्दी से मूवमेंट नहीं करेगा, तो हमें उस विभेदीकरण की आवश्यकता पड़ी। क्या होगा, पूर्व शुक्राणुओं में यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या, है ना, क्या बोल रहा है, पूर्व शुक्राणुओं में यदि गुणसूत्रों की संख्या 1 हो जाती है, एक सूत्री हो जाती है, हैप्लॉइड, अपने पास क्या है, एन 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 एन, ये स्पर्मेटिड्स आए थे, ये स्पर्मेटिड्स हैं, है ना। अब स्पर्म का निर्माण करना है अपन को, क्या करना है, स्पर्म्स बनाने, अच्छे वाले स्पर्म्स बनाने, ठीक है, अच्छे वाले स्पर्म्स बनाने हैं ताकि वो अच्छे से गतिमान हो सके। तो हो जाती है, किंतु इनमें नर युग्मक की कार्य क्षमता नहीं होती है। यानी जो स्पर्मेटिड्स बने हैं, ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं, इनमें कार्य क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी गतिमान नहीं है, इनका भी अच्छा सा शेप नहीं है, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ये गोल गोल जाके पेनिट्रेट करेंगे क्या भाई, ये गोल गोल जाकर के पेनिट्रेट करेंगे क्या। इनको तो ऐसी शेप होनी चाहिए कि जैसे तुम एक तीर मारो और तीर अपना निशाने पे लगे, है ना। एक बॉल मारो तो बॉल क्या करेगी, वापस से टकरा के आ जाएगी, लेकिन तुम एक कोई तिकोनी कोई चीज मारोगी तो वो अटक जाएगी। समझ रहे हो कोई बात को, कि भैया अब हमें शुक्राणु का आकार अच्छे से देना पड़ेगा। शुक्राणु बनने के लिए इनमें विभेदीकरण होता है, ठीक है। अब स्पर्मेटिड्स में क्या होगा, विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस हो चुका है स्पर्मेटिड तक। अब उस स्पर्मेटिड में हमें स्पर्म बनाने हैं, ठीक है। तो शुक्राणु बनने के लिए इसमें विभेदीकरण होता है। इस क्रिया को शुक्राणु जनन, शुक्र कायांतरण, यानी कि अपन जो शुक्राणु बना रहे हैं उसका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जो स्पर्मेटिड बने हैं उसमें अपन चेंजेस ला रहे हैं, उसकी फॉर्म में चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। स्पर्मेटोलियोसिस, याद रखना ये टर्म, स्पर्मेटोलियोसिस यानी कि स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में, यहां लिख देती हूं, स्पर्मेटिड्स को चेंज कर रहे हैं स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। स्पर्मेटिड्स को एक स्पर्म में हम चेंज कर रहे हैं। क्लियर बात। तो इसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोलियोसिस, स्पर्मेटोलियोसिस हम इसको कह रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहां पर एक बार डायग्राम समझ लो बच्चों, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा है। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इसमें माइटोसिस कराया यानी कि समसूत्री विभाजन कराया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आए यानी कि 2n आए, ठीक है, 2n कोशिका थी, 2n ही बना रही है, ठीक है। फिर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, यानी कि कम होना, एक से आधा होना, रिडक्शन होना, कम होना। तो भैया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, तो यानी कि क्या बन गया, एन बन गया, रिडक्शन हो गया। फिर इस एन में भी तुमने क्या करवाया, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करवाया, जो कि समसूत्री विभाजन के समान था। तो यहां पर क्या बन गए, एन 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 एन। क्लियर बात। के लो, अब ज्यादा सही हो जाएगा। क्लियर बात। यही सब चीजें इसमें। अब स्पर्मेटिड आ गया बच्चों, ये वाला स्पर्मेटिड आ गया। अब इसमें अपन क्या करवा रहे हैं, डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन, परिपक्वता आएगी, विभेदीकरण आएगा, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोलियोसिस, स्पर्मेटोलियोसिस करवा रहे हैं। फिर वो किस में बदल जाएगा, स्पर्म सेल में, स्पर्मेटोजोआ में बदल जाएगा, यानी कि इस शेप में आ जाएगा।
किस में आ जाएगा, इस सुंदर सी शेप में आ जाएगा, ताकि ये आराम से जो है वो ओवरी को विभेद कर सके। क्लियर बात। जिन परिवर्तनों से पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटिड, शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटिड, शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ में विभेदित होते हैं, वे अत्यंत मूलभूत होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस विभेदन में पूर्व शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटिड का केंद्रक, इसके केंद्रक द्रव्य से जल का निष्कासन होकर के सिकुड़ जाएगा। कैसे, देखो ये जो है ये है हमारा पूर्व शुक्राणु। ये कैसा है, एकदम हट्टा खट्टा गोलू मोलू मोटा सा, इसमें बहुत सारा कुछ खा पी करके भरा हुआ है, लेकिन इसको रेस में दौड़ लगानी है। इसको क्या करना है, अब इस मोटू से हमारे स्पर्मेटिड को, पूर्व शुक्राणु को दौड़ लगानी है। ठीक है, बहुत तेज भागना है। क्यों, क्योंकि इसको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो ये क्या करेगा भैया, अब ये मेहनत करेगा। मेहनत करेगा, कैसे मेहनत करेगा, ये करेगा अपना जो इसके अंदर जल है, इस जल को बाहर निकाल देगा। और जल को बाहर निकालने से क्या होगा, अब ये कोशिका कैसे हो जाएगी, तुम सोचो कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में से जल निकाल दो। ठीक है, एक वाटर वाला बैलून है, उसको लो और उसमें से पानी को रिलीज कर दो, वो फुस हो जाएगा। ये लो, फुस हो गया, सिकुड़ गया। केंद्रक द्रव्य जो न्यूक्लियर सैप है, जल से निष्कासित हो जाने पर सिकुड़ जाती है, सिकुड़ गई। इसमें स्थित सभी गुणसूत्र परस्पर सिमट कर अपेक्षाकृत छोटे हो जाते हैं। जो इसमें गुणसूत्र प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, तो इसके गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, एकदम सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, अपेक्षाकृत छोटे स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब देखो यही गुणसूत्र जो आराम से फैले हुए थे, जैसे ही अंदर से मटेरियल निकला ये सिकुड़ गए, हाँ या ना, सिकुड़ गए। तो यह संचय शुक्राणु का भार कम करने के लिए आवश्यक होता है। अब क्या हुआ भैया, इसको दौड़ने के लिए वेट कम करना पड़ेगा, भार कम करना पड़ेगा। तो भार कम करने के लिए पूर्व शुक्राणु में चेंज होगा, ताकि ये रेस में पार्टिसिपेट कर सके और रेस को जीत भी सके। यदि अच्छा शुक्राणु होगा तभी विभेदन कर पाएगा, तभी पेनिट्रेट कर पाएगा। ठीक है, यदि इसमें अपन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो ये अच्छा शुक्राणु नहीं होगा। क्लियर बात। यही नहीं, लगभग सभी व्यर्थ पदार्थ जो केंद्रक में से हटाए जाएंगे, जैसे आरएनए भी हटा देगा। अब इतना सारा पानी निकाला है, पानी में से ये क्या करेगा, आरएनए भी रिलीज कर लेगा। लो, इसने क्या किया, पानी भी निकाला और आरएनए भी निकाल दिया। बाहर चल आरएनए बाहर चल, मुझे तो ये रेस जीतनी है। तो इसने क्या किया, इसको जल भी बाहर कर दिया, आरएनए भी बाहर कर दिया भाई। केंद्रक के प्रमुख रूप से केवल डीएनए अर्थात आनुवंशिक पदार्थ ही बचा रहता है। अब जो अपने पास आया है, इसके अंदर सिर्फ क्या है, डीएनए है, ना कोई जल है, ना कोई व्यर्थ मटेरियल है, ना कोई आरएनए है। ठीक है, केंद्रक का आकार भी बदल जाता है। यह जल से सुलभता से तैरने हेतु गोलाकार से लंबा हो जाता है। पहले कैसे था, पहले ऐसे गोलाकार था, अब कैसा हो गया, लंबा हो गया। लो भाई, ठीक है, तो तैरने हेतु गोलाकार से लंबा एवं संकरा हो गया, चपटा भी हो गया और स्ट्रेट भी हो गया। पहले कैसे था, गुप्पा, अब ऐसे, गुप्पा अब ऐसे। क्लियर। सो शुक्राणु के शीर्ष का आकार जो इसमें केंद्रक के आकार पर निर्भर करता है। शुक्राणु के शीर्ष बोले तो एक्रोसोम, जो शुक्राणु होता है, ठीक है, इस तरीके से इसका शेप होता है। फिर इसमें ये टेल होती है। ठीक है, तो ये जो इसका हेड पार्ट है ना, शीर्ष जो है, ये जो इसका हेड पार्ट है, शुक्राणु के शीर्ष का जो आकार है, इसमें केंद्रक के आकार पर निर्भर करता है। केंद्रक कैसा है, पहले बड़ा था, गोल था, तो वो स्पर्मेटिड था। जैसे ही वो सिकुड़ा, संकरा हुआ, तो वो स्पर्म बन गया। हाँ है ना। विभिन्न जंतुओं के भिन्न होता है, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य तथा सांड में, ठीक है, जो सांड होगा और जो मनुष्य होगा उसमें अंडाकार और पार्श्वों से चपटा। ठीक है, चूहे तथा मेंढक में कटार रूपी यानी चाकू जैसा, और अरे ये कैसे हुआ, चिड़ियों में सर्पिल यानी कि स्फेरिकल होगा। फाइन। अब हम देखेंगे शुक्राणुओं का एक्रोसोम। अब हमें देखना है बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे,
इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि जो स्पर्मेटिड है वो किसका प्रोडक्ट है ना, मतलब जो स्पर्मेटिड्स बने हैं, स्पर्मेटिड्स जो हैं, ठीक है, ये किसका उत्पाद है, ठीक है, समसूत्री का या फिर अर्धसूत्री का, ठीक है, राइट आंसर बताना मुझे। स्पर्मेटिड अर्धसूत्री का प्रोडक्ट है या समसूत्री का प्रोडक्ट है, क्लियर बात। और एक और बात, स्पर्मेटिड को ही स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ठीक है, फिर स्पर्म बनेगा बच्चों, ठीक है, कहीं गलती हो गई मेरे से बोलने में, देख लेना आप, स्पर्मेटिड ही स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है, और फिर ये बनाएगा क्या, स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, क्लियर बात। और एक और बात ये कि ये जो प्रोसेस है, जो अपन विभेदीकरण कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म में, वो क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर बात। तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो यह गोल्जी काय के विभेदन से बनता है, ये हटा दूं, एक बार डिलीट कर दूं, यह गोल्जी काय के विभेदन से बनता है। पूर्व शुक्राणु की गोल्जी काय अनेक चक्रों में व्यवस्थित होती है। तो बच्चों क्या होता है, पूर्व शुक्राणु की संरचना देख लो एक बार, ये है पूर्व शुक्राणु, ये है इसका केंद्रक, ठीक है, यहां पर है इसका सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर है ना, यहां पर है इसका एक्रोसोम, ठीक है, ये है इसका एक्रोसोम और इसके पास है इसकी, ठीक है, ये है गोल्जी काय। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये क्या है, हमारा पूर्व शुक्राणु की संरचना है। पूर्व शुक्राणु की संरचना में हमने क्या देखा भैया, ये इसका एक्रोसोम है, ये इसकी गोल्जी बॉय है, गोल्जी कॉय है, बॉय इतनी देर से क्या मेल मेल आ रहा है ना, तो ये इसकी गोल्जी कॉय है और ये इसका न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है, क्लियर बात। तो ये हमारा क्या है, मोटा हट्टा खाटा स्पर्मेटिड यानी कि पूर्व शुक्राणु है। अब अपन देखेंगे ये जो पूर्व शुक्राणु है ये कैसे कैसे जो है शुक्राणु में बनता जाता है, ठीक है। सो पूर्व शुक्राणु की गोल्जी काय अनेक चक्रों में व्यवस्थित होती है। कलाओं की जो मध्य में अनेक रिक्तिकाओं से घेरे होती है, की बनी हुई होती है, अनेक घेरे इसको घेरे रहते हैं। विभेदन क्रिया के अंतर्गत जब डिफरेंशिएशन होने लगेगा, जब विभेदीकरण होने लगेगा, तब क्या होगा, एक या अधिक रिक्तिका परिमाप में बढ़ने लगती है, यानी कि संकुचन होने लगता है। देखो जब किसी चीज को खिंचाव करोगे तो संकुचन होगा, परिमाण में बढ़ेगी। साथ ही रिक्तिका के भीतर एक सूक्ष्म सघन काय जिसे पूर्व एक्रोसोमल कण, ये जब रिक्तिका बढ़ेगी तो यहां पर क्या होगा, ये पूर्व एक्रोसोमल कण, क्लियर बात। पूर्व एक्रोसोमल कण क्या होगा, इसको हम कहेंगे ये दिखाई देने लगता है। रिक्तिका में संकुचन हुआ, पूर्व एक्रोसोमल कण हमें दिखाई देने लगा, इससे पहले हमें दिखाई देने नहीं था। अब ये डायग्राम बाद में देखेंगे। यदि एक से अधिक रिक्तिकाएं या कण बनते हैं तब वे अन्य में समेकित हो जाते हैं और केवल एक ही कणयुक्त रिक्तिका बची रहती है। मान लीजिए ये रिक्तिका है, ठीक है, ये वेसाइकल्स है, ठीक है, ये रिक्तिकाएं हैं। अब इसमें क्या है, कण है, ये कण है। अब इनमें क्या करोगे तुम, खिंचाव कर लो, ये लो, ऐसे खिंचाव कर लिया, खिंचाव कर लिया, खिंचाव करते करते ये देखो ऐसे, अब ये खिंचाव करते करते क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे ही रह जाएगा, यानी तुम्हें एक ही रिक्तिका और एक ही कण दिखेगा, एक ही रिक्तिका और एक ही कण दिख रहा है, दिख गया। ये कणयुक्त रिक्तिका केंद्रक के शिखर से संलग्न हो जाती है। देखो अपन ने भी ये किया है, केंद्रक के शिखर पे संलग्न हो गई, यहाँ पे जुड़ी हुई है, यही अपन ने देखा है, हाँ ठीक है। ये लो, अपन ने क्या किया, ये कणयुक्त रिक्तिका केंद्रक के शिखर से संलग्न हो जाती है, जुड़ गई। कण परिमाप में बढ़ता है, अब इसको एक्रोसोमल कण कहते हैं। अब जो ये केंद्रक के पास है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसोमल, एक्रोसोमल कण हम इसको बोलेंगे, क्लियर बात। यह एक्रोसोम का
क्रोड बनाता है। अब ये क्या करेगा, एक्रोसोम का जो हेड वाला पार्ट होगा जिसमें केंद्रक होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, वो क्रोड बनाएगा। स्वयं रिक्तिका का जो द्रव्य है वो बाहर निकल आता है। अब क्या होगा, ये एक्रोसोम है, इसमें जो रिक्तिकाएं हैं, इसका जो है जो द्रव्य है वो बाहर निकल आएगा, यानी कि इसमें सिकुड़न हो रहा है। ठीक है, इसकी कला एक्रोसोमल कण व केंद्रक के अग्र अध्रांश से द्विपालित टोपी की तरह ढक लेती है। अब देखो क्या हो रहा है, एक बार इससे पहले अपन एक स्लाइड लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, इधर आ जाओ। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड में क्या हो रहा है, ड्राइंग खराब है ना मेरी, इसलिए कभी कभी चीजें मेरे साथ ऐसी होती है। ये गोल्जी है, ये केंद्रक है, ये अब है अपना एक्रोसोमल कण। अब मैं एक्रोसोमल कण की बात कर रही हूँ, जो पीले मैंने बता दिया, रिक्तिका सिकुड़ी, बहुत सारी हुई, फिर उसमें से द्रव्य बाहर निकल गया। अब अपने पास ये क्या है बच्चों, एक्रोसोमल कण है, एक्रोसोमल कण है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इस एक्रोसोमल कण में ये क्या करेगी, गोल्जी इसको ढक लेगी। ठीक है, ढक लेगी, तो ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक है, यहां पर अपना एक्रोसोमल कण है, तो ये जो गोल्जी है इसको इस तरीके से कवर करती जाएगी, कवर करती जाएगी। तो क्या होगा, हमारे पास इस तरह का पार्ट बन जाएगा। ड्राइंग पता है अच्छी होनी चाहिए, सही में ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। इसमें क्या होगा, ये एक्रोसोमल कण, ये एक्रोसोमल कण, और यहां पर ये है हमारा केंद्रक, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया हमारा एक्रोसोम, एक्रोसोम। अब तुम खुद सोचो, ये टोपी जैसा लग रहा है, ये सिर है, तो ये किसी का हेड, जो ये सिर वाला पार्ट है उस पर कैप लग रही है, तो इसको अपन बोल रहे हैं एक्रोसोमल कैप या फिर टोपी। ठीक है, शीश की टोपी। ये कौन सा पार्ट है, इसका शीश भाग है, किसका, स्पर्म का शीश भाग बनने लग गया है। ठीक है, हेड पार्ट बनने लग गया है। तो हमने क्या देखा, इस दोहरे आवरण को शुक्राणु की टोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु की कैप कहेंगे, यानी स्पर्म कैप कहेंगे, टोपी कहेंगे। गोल्जी काय का शेष भाग स्पर्मेटिड के अधिकांश कोशिका द्रव्य के साथ निष्कासित कर दिया जाता है। अब देखो, ये यहां पर क्या था, गोल्जी काय है, दिख रही है डायग्राम में, कलर चेंज कर लो एक बार। ये क्या है, गोल्जी काय है ना, ये गोल्जी काय है। ठीक है, गोल्जी काय ये जो है, ये दिख रहा है, ये अंदर वाला, ये है हमारा एक्रोसोम कण, ये इसको कवर कर रही है, देखो है ना, एक्रोसोम को, कण को कवर कर रही है। कवर करती करती ये धकेल रही है, धकेल रही है, तो ये केंद्र के अंदर समेकित होता जा रहा है। कौन, एक्रोसोमल कण। ये जो एक्रोसोमल कण है ये समेकित होता जा रहा है, अंदर की तरफ चला जा रहा है, चला जा रहा है। और ये अब क्या बन गया, ये देखो इस तरीके से ये बन गया। ये क्या है, एक्रोसोम है, ये क्या है, केंद्रक है, और ये यहां पर क्या हो गई, इसकी एक आवरण बन गया, दोहरी झिल्ली टाइप का बन गया। ठीक है, तो एक्रोसोम कण में किण्वन स्थित होते हैं, किण्वक यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं एक्रोसोम कण में। कलर चेंज करूंगी। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो भरे रहते हैं, कहाँ गया, स्थित होते हैं, जो निषेचन के समय अंडाणु कलाओं को घोलने का कार्य करते हैं। अब क्या होगा, सुनो, मान लीजिए, ठीक है, ये मिडल पीस है, ये इसकी टेल है, यहां पर ये एक्रोसोम है। ठीक है, ये एक्रोसोम है, ठीक है, ये एक्सेल है, ये क्या है इसका जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यू कैसे लिखूं भाई, पेल्यूसिडा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा। और आपको पता है कि इस स्पर्म को, यदि ये स्पर्म अच्छा है तो ये इस जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करेगा, भेदेगा। तो क्या होगा बच्चों, इस एक्रोसोम के पास कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हिंदी में मैंने पीछे लिख दिया, देख लेना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जैसे ये इसके पास जाएगा, ये लो, इसको भेद दिया, ठीक है, इसको भेद दिया, भेद दिया,
तो ये इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा, तुम्हें पता है जेनेटिक मटेरियल कब बाहर निकलेगा, ये आवरण है कोई, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जब तक तुम इस आवरण को तोड़ोगे नहीं ये बाहर निकल पाएगा क्या? बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो ये केंद्रक जो अंदर डीएनए था वो डीएनए इसमें चला जाए। समझ में आया? इसकी शेप ऐसे क्यों होनी चाहिए, क्यों, किस तरह का क्या क्या कार्य होता है। तो एक्रोसोम कण किण्वक स्थित होते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु कलाओं को घोलने का कार्य करते हैं। पूर्व शुक्राणु का तारककाय अर्थात सेंट्रोसोम नलाकार केंद्र तारक केंद्रों अर्थात सेंट्रियोल का बना हुआ होता है, जो एक दूसरे से समकोण पर व्यवस्थित रहता है। यानी कि हम बोल रहे हैं कि ये जो है, यहां देखो, ठीक है, यहां पर तो एक्रोसोम है, यहां पर केंद्रक और यहां पर सेंट्रियोल है, ठीक है, ये सेंट्रियोल है। तो ये इसके समकोण पे स्थित हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है ना, ये इसके 90 डिग्री के समकोण पर स्थित हुआ है। देखो मैं हर चीज इसलिए बता रही हूँ एक एक, यहां पर ये 90 डिग्री पर स्थित हुआ है। कैसे हुआ पता लग गया? नेक्स्ट देखो, केंद्रक के मध्य पश्च सतह पर एक खांच बनता है जिसमें एक सेंट्रियोल शुक्राणु से लंब अक्ष पर समकोण बनाता हुआ स्थित होता है, जो अभी अपन ने पहले पढ़ा। इस शुक्राणु को समीपस्थ सेंट्रियोल यानी कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, जो मेरे पास में है। जैसे माइक मेरे पास में है, यानी कि उस केंद्रक के पास में वो सेंट्रियोल है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाएगा। तो एक तो ये मेरे जो हेयर है टच होते जाते हैं और स्लाइड को ही चेंज कर देते हैं, बताओ। तो ये जो है वो एक्रोसोमल है, ये केंद्रक है, यहां पर सेंट्रोल है। ये कौन सा है? हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे? समीपस्थ सेंट्रियोल है ना, समीपस्थ सेंट्रियोल है। ये 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। दूरस्थ सेंट्रियोल यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल, यानी कि जो मुझसे दूर है, लाइक ये मार्कर एंड ऑल, फाइन। तो दूरस्थ सेंट्रियोल समीपस्थ सेंट्रियोल के नीचे शुक्राणु की लंब अक्ष की दिशा में स्थित होता है। अब क्या होगा? यहां पर नेक पार्ट बनेगा, ये इसका मिडिल पीस है, ये इसका मिडिल पीस है और ये इसकी टेल है, ठीक है, ये इसकी टेल है। टेल थोड़ी सी नुकीली बनाऊं, अरे ये पूरा ही हटेगा, तभी हटेगा ना। ठीक है, अब बढ़िया बनाए। तो यहां पर इसी से यहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, तो ये हो गया हमारा डिस्टल, है ना, हाँ, डिस्टल सेंट्रियोल। समझ में आ गया? डिस्टल सेंट्रियोल स्थित होगा। दूरस्थ सेंट्रियोल जो अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, अर्थात ये अक्षीय तंतु के आधार कण होता है, ये इसका बेसल पार्ट होगा, ठीक है, बेसल पार्ट, ये बेसल पार्ट कहलाता है। आधारीय भाग, आधारीय भाग, ये इसका अग्रभाग यानी कि शीर्ष भाग, ठीक है, ये शीर्ष भाग कहलाता है, ये आधारीय भाग कहलाता है और ये इसकी पुच्छ कहलाती है, टेल, ठीक है। तो ये अक्षीय तंतु के आधार कण होते हैं। अक्षीय तंतु शुक्राणु की पुच्छ का प्रमुख भाग होता है, यानी कि ये देखो मैंने बनाए पुच्छ का प्रारंभिक भाग, पुच्छ का प्रारंभिक भाग ये। सरल अवस्था में पुच्छ केवल अक्षीय तंतु जो कोशिका द्रव्य की महीन परत या प्लाज्मोलेमा कला के द्वारा रेखित होती है की बनी। स्टार्टिंग फेज में एकदम पतली सी होगी, महीन सी, एकदम लचीली सी, ठीक है। जटिल अवस्था में पुच्छ में अत्यंत तंतुओं को यानी कि स्तनियों का समावेश हो जाता है। पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटिड का अधिकांश जीव द्रव्य शुक्राणु के लिए फालतू होता है। जो स्पर्मेटिड, जो फूला हुआ स्पर्मेटिड था, शुक्राणु के लिए वो वेस्ट मटेरियल है, काम ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो गति करनी है, जोना प्लेसिडा है उसको विभेदन करना है, उसको भेदना है। तो वो तो चाहता है कि बस मेरे पास डीएनए रहे, बाकी का फिजूल हटाऊं और दौड़ करके उसको पेनिट्रेट कर दूं। यही बात बोलिए।
जिस समय केंद्रक के शिखर पर एक्रोसोम का निर्माण होता है, जिस समय पर केंद्रक के शिखर पर क्या बन रहा है, एक्रोसोम बन रहा है, शुक्रपूर्व शुक्राणु का कोशिका द्रव्य विपरीत दिशा में बहने लगता है। भाई उसके अपोजिट में ही जाएगा, क्योंकि कोशिका द्रव्य हमें ज्यादा नहीं चाहिए, जिससे एक्रोसोम तथा केंद्रक पर केवल प्लाज्मोलेमा कला ही एक अत्यंत सूक्ष्म परत बनी रहती है। यानी कि केंद्रक और जो एक्रोसोम है इस पे एक एक प्लाज्मा लेमा की परत रह जाती है। क्यों? क्योंकि कोशिका द्रव्य तो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। जिस समय पर मध्य भाग से पुच्छ का निर्माण हो रहा होता है, और यहां पर क्या हो रहा होता है, ये इसका शीर्ष पार्ट, ये इसका बेसल पार्ट और ये इसका पुच्छ का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, उसी समय पूर्व शुक्राणु का शेष बचा कोशिका द्रव्य शुक्राणु के मध्य भाग में संलग्न हो जाता है। मध्य भाग यानी कि यहां पर क्या होगा, जो बाकी का कोशिका द्रव्य है वो यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर बात? माइटोकॉन्ड्रिया के अक्षीय तंतु के आधार भाग के, अब देखो बच्चों, देखो सीधी सी बात है, ये अपना शीर्ष भाग है, ये आधारीय भाग है और ये इसकी पूंछ है। अब मेरी बात बताओ, तुम कोई भी दौड़ने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो शुक्राणु भी तो यही कर रहा है, इसको भी तो रेस में पार्टिसिपेट करने हजारों शुक्राणु आएंगे, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा कि ये कहेगा मैं सबसे पहले जाऊं और अपना डीएनए दूं, मैं सबसे पहले जाऊं और अपना डीएनए दूं, इसमें भी चाहिए। तो ये एनर्जी कहां से लाएगा, एनर्जी कहां से लाएगा? इसका जो बेसल पार्ट दिख रहा है तुम्हें, यहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर होते हैं हमारे एटीपी, एनर्जी का वो ग्रह है ना, भंडारण ग्रह, जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या हो गए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चारों ओर क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अक्षीय तंतु के आधार भाग है, ये बेसल बॉडी है, आधार भाग के चारों ओर व्यवस्थित होने के पश्चात कोशिका द्रव्य गोल्जी अवशेष के साथ शुक्राणु से पृथक हो जाता है। अब जो कोशिका द्रव्य है और गोल्जी जो उसमें समेकित हुई थी, वो भी बाहर बाय बाय टाटा कह करके चली जाती है। अंत में केवल मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया घेरे कोशिका द्रव्य की एक महीन परत बची रहती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, एक पतली सी परत ही रह गई है, बाकी कोशिका द्रव्य और गोल्जी को आए बाय बाय करके चले गए हैं। पृथक हुआ कोशिका द्रव्य नष्ट हो जाता है। वो क्या करेगा अकेले रह के, जब उसके पास कोई कोशिका ही नहीं है, नष्ट हो गया। क्लियर बात? इस तरीके से हमने क्या किया, बेसल इसका हेड पार्ट बनाया, बेसल पार्ट बनाया, टेल बना ली। तो हमने क्या देखा आज कि किस तरीके से इस पर मियोजेनेसिस हुआ है, किस तरीके से इस पर मेटोजेनेसिस हुआ है, और किस तरीके से जो है एक्रोसोम का निर्माण हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया ने कैसे एनर्जी दी, कैसे आधार भाग बना, कैसे शीर्ष भाग बना, कैसे हमने एक गुप्पा से स्पर्मेटिड को एक अच्छे से स्ट्रेंथ वाले बॉय में कन्वर्ट कर दिया, जो अब जाकर के एक रेस को जीतने वाला है। क्लियर बात? तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पार्ट के साथ में। जब तक धन्यवाद।